नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। DSSB में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि टोटल क्वेश्चन NCERT बेस्ड होते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? मतलब चीन में है, भारत में है, कनाडा में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, अमेरिका है, द यूनाइटेड स्टेट में। विश्व की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क अमेरिका में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 15,462 किलोमीटर है। इसके 1,50,462 किलोमीटर है, 15,000 नहीं। इसके बाद क्रमशः रूस 8,000, 85,625। रूस कितना है? 85,625। भारत कितना है? 68,443 तीसरे नंबर पे आता है। चीन जो है 67,515 किलोमीटर है। कनाडा जो है 47,687 किलोमीटर। भारत में पहली रेलगाड़ी यार्ड बहुत बार पूछता है, किसके काल में? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई किसके बीच चली थी? मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। भारत एशिया की बृहत्तम तथा विश्व की दूसरी बृहत्तम रेल प्रणाली है, जबकि भारतीय रेलवे लंबाई की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। वहाँ से देख सकते हैं कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। मानचित्र पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पैमाने का प्रतिनिधित्व करने की प्रतिनिधि भिन्न विधि माप की इकाई से पूरी तरह से स्वतंत्र है। वर्नियर पैमाना और विकर्ण पैमाना मानचित्र पैमाने के प्रकार हैं, तो केवल इसमें 1 एवं 2 दोनों सही है। हम बात करते हैं मानचित्र पैमाने का प्रतिनिधित्व करने के लिए। प्रतिनिधि भिन्न विधि माप की इकाई से पूरी तरह से स्वतंत्र है। मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। इस भिन्न का अंश व हर किसी मापन प्रणाली की समान इकाइयों में क्रमशः मानचित्र व किसमें कह रहा है? मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियां प्रकट करते हैं तथा भिन्न में अंश माप सदैव एक होता है। मानचित्र पर मापनी प्रदर्शनी करने की विधियां साधारण कथन विधि, निरूपक भिन्न तथा आलेख विधि, वर्नियर पैमाना तथा विकर्ण मापनी मानचित्र पैमाने के प्रकार हैं। 1 एवं 2 इसलिए दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वर्ण रेशा जूट से कह रहा है, रजत रेशा क्रांति कपास से, पीली क्रांति तिलहन से। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रजत रेशा क्रांति कपास से ना हो करते जूट से कपास से होती है। कह रहा है कौन सा कथन सही सुमेलित है? रजत रेखा क्रांति किससे? कपास से है। जैसे स्वर्ण रेखा क्रांति जूट से हो जाएगी, रजत रेखा क्रांति कपास से, पीली क्रांति तिलहन से। यहाँ पे पीली क्रांति क्या दिया था? तिलहन से। तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे? तो इसमें आपका बी नंबर सही हो जाए, मतलब 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। अन्य क्रांतियाँ देख लेते हैं। जैसे गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से, लाल क्रांति मांस व टमाटर के उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति डाट में से शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2015 में। भारत में राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति 29 सितंबर 2015 में शुरू की गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण और अनुरक्षण की राष्ट्रीय हरित राजमार्ग की नीति 2015 जारी किया। इस नीति में सड़क निर्माताओं के लिए कुल परियोजना लागत का 1% वृक्षारोपण निधि के रूप में निर्दिष्ट किया गया। राजमार्गों का विकास समुदाय, किसान, NGO, निजी क्षेत्र, सरकारी एजेंसियों और वन विभाग की भागीदारी से किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के घटक हैं? जैसे जोखिम विश्लेषण हो गया, आलोचनीयता विश्लेषण हो गया, खतरा विश्लेषण हो गया। तो क्या हो जाएगा? 1 एवं 2, 3 तीनों सही हैं। हाँ, तीनों सही हैं। हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन में आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण जो घटक होते हैं। आपदा जोखिम को समझना, आलोचनीय विश्लेषण करना, आपदा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए आपदा जोखिम प्रशासन सुदृढ़ करना, समुत्थान शक्ति है तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निवेश करना तथा प्रभावी अनुक्रिया है तो आपदाओं से निपटने की तैयारियों को बढ़ाना। तब बहाली हो जाएगा, आपका पुनर्वास हो जाएगा। पुनर्निर्माण में बिल्ड बैक बेटर की स्थिति लाना है।
1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की गई थी। अगर पूछा जाए कब की गई थी, 1 जून 2016 को की गई थी। इस योजना में 2015 से 2030 की अवधि में आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क में इंगित उपागम को अपनाया गया है। सेंडाई फ्रेमवर्क एक है। इसमें कौन सी मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण अपना रंग क्या करती है, प्राप्त करती है? तो लाल मिट्टी है, जिसे रेड मिट्टी के नाम से बोला जाता है। लाल मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में अपना रंग प्राप्त करती है। लाल मिट्टी का विस्तार देश में लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर 18.6 किलोमीटर प्रति 18.6% भू क्षेत्र पर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह मृदा देश की द्वितीय विशालता मृदा है। इस मिट्टी का विकास आर्कियन ग्रेनाइट, नीस तथा कुडप्पा एवं विंध्यन बेसिनों तथा धारवाड़ शैलों की आबादी अवसादी शैलों के ऊपर है। लाल मिट्टी में लौह, एल्युमिनियम, चूने का अंश अधिक होता है। जीवाश्म पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु में सर्वाधिक विस्तार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड के व्यापक क्षेत्र तथा पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय पवन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सही है? सांता एना जापान, चिनूक अमेरिका, फ्रांस स्विट्जरलैंड। कौन सी है? 2 एवं 3। हम बात करते हैं शांता आना या शांता आवा भी कहीं कहीं मिलेगा कैलिफोर्निया में। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, रॉकी की पूर्वी ढाल में बहती है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोकल विंड हो गया 19 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे 18 पे चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह क्या रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संस्थागत कारक किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करते हैं? स्वामित्व करता है, भूमि काश्तकारी करती है, 1 और 2 करते हैं, केवल 2 करता है, केवल 1 करता है, 1 और 2 दोनों करता है। तो कौन करता है? 1 और 2 दोनों करता है। संस्थागत कारक किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करता है, जिसका महत्वपूर्ण कारक भूमि के स्वामित्व, भूमि काश्तकारी, कृषकों की संख्या और उनकी मनोवृत्ति तथा खेतों का आकार, प्रकार व उनके वितरण आदि प्रमुख हैं। बृहद समाजों में कृषि के प्रारूपों में भिन्नता सामाजिक आर्थिक भिन्नता के साथ ही सामाजिक संरचना तथा मूल्यों का कारण होता है। इसके साथ ही यदि हम पूर्व एवं पश्चिम की कृषि की तुलना करें तो इन दोनों क्षेत्रों की कृषि में पर्याप्त विविधता मिलेगी। जहां पूर्व की कृषि परंपरागत रीतियों के कारण जीविकोपार्जन प्रकार की है तथा इसके विपरीत पश्चिम की कृषि बड़े पैमाने पर व्यापक तथा यांत्रिक अर्थात जीविका के साधन का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औद्योगिक अवस्थित के न्यूनतम लागत सिद्धांत के विकास के संबंध में निम्न में से कौन धारणा सही है? कच्चा माल कुछ स्थानों पर होता है, श्रम आपूर्ति स्थिर है, बाजार केवल विशिष्ट स्थानों पर मौजूद है। इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है केवल 1 और 2 होगा, 1 और 3 होगा, 1 2 3 सारे होंगे। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 और 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं। औद्योगिक अवस्थित के न्यूनतम लागत सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेबर ने 1909 में किया। इनकी पुस्तक थियरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 1929 में प्रकाशित हुई। वेबर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए निम्नलिखित अभिधारणाओं तथा मान्यताओं का सहारा लिया है। जिस प्रदेश में उद्योग की स्थापना करनी है वह एक एकाकी प्रदेश हो तथा वहाँ पर जलवायु, धरातल, प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी दक्षता, जनसंख्या की जाति व संस्कृति एक समान है। इसके अतिरिक्त यह प्रदेश एक ही शासन के अधीन है। बात करते हैं कच्चे माल के स्रोत मालूम हो तथा उसकी स्थिति का पूरा ज्ञान हो। उपलब्ध श्रमिक सर्वत्र सुलभ नहीं होते बल्कि वे विशेष स्थानों पर अवस्थित होते हैं। प्रत्येक श्रम केंद्र पर श्रमिकों की आपूर्ति असीमित होती है। परिवहन का वेग केवल भारत तथा दूरी के अनुपात में ही बढ़ता है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सर्वत्र सुलभ पदार्थ हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ जैसे लौह, कोयला आदि निश्चित स्थानों पर पाई जाती है। वेबर ने उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर बताया कि उद्योग की अवस्थित निम्न 3 शक्तियों के परिणाम स्वरूप होगी। पहला होगा अपेक्षित परिवहन व्यय,
दूसरा होगा श्रम व्यय, तीसरा होगा समूहन अथवा एकत्रीकरण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बाढ़ से बचाव के उपाय के रूप में भवन का निर्माण समुद्र तट के न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए। कितने दूरी पर? 250 मीटर दूरी पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाढ़ के बचाव के उपाय के रूप में भवन का निर्माण समुद्र तट से 250 मीटर की दूरी होना चाहिए। बाढ़ मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में नदी द्वारा लाई जाती है। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई। बाढ़ में बचाव के प्रमुख उपाय हैं: बाढ़ की बारंबारता में कमी करना, बाढ़ का शमंजन करना, ढलानों में परिवर्तन करना, जल प्रवाह के वेग को कम करना। ठीक। बांध बनाना, बांध के जल को दूसरे मार्ग पर ले जाना, सागरीय तटों को सुदृढ़ बनाना, भूमिगत जल के उपयोग में परिवर्तन करना। कुछ ये इस प्रकार से बाढ़ से बचने के उपाय हैं। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। पहुँचते हैं भाग 4 में। भाग 4 में पहुँचने से पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 18 हो गया था हमारा, 19 भी हो गया था। भाग 4 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनता पार्टी भारत में केंद्र में सत्ता में आई? भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हो सके पूछ ले। सत्ता में भी 1977 में पहली बार जनता पार्टी भारत के केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बन गई। बात करते हैं निम्न में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति का बृहद मुद्रा को व्यक्त करता है? कौन सा हिस्सा है? तो M3 और M4। क्या कहता है? M3 और M4 ये करता है। M3 एंड M4 क्या करता है? मुद्रा की व्यापक धारणाएं हैं। M4 M3 से व्यापक है। M4 में M3 अतिरिक्त डाकखानों की जमाओं NSC को छोड़कर सम्मिलित किया जाता है, अर्थात M3 प्लस डाकखानों में कुल जमाएं NSC को छोड़कर। M3 बराबर M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की निवल सावध जमाएं। M1 जनता के पास करेंसी मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है? तो कौन सा है? 156 है। अनुच्छेद 156 का संबंध राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन का वर्णन है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। निम्न में से कौन भारत सरकार द्वारा जारी एक प्रकार का ट्रेजरी बिल है? कहते हैं द्विवर्षीय ट्रेजरी बिल, द्विवर्षीय ट्रेजरी बिल, दिवसीय ट्रेजरी बिल, दिवसीय ट्रेजरी बिल। बार बार कह रहा है, मतलब 300 दिवसीय कि 265 दिवसीय, 91 दिवसीय, 120 दिवसीय, कौन सा ट्रेजरी बिल है? तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाए, मतलब 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल का जिक्र किया जाएगा 91 में। तो इसमें देख लेते हैं 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल्स भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिल्स हैं। ट्रेजरी बिल्स अल्प अवधि की प्रतिभूतियाँ होती हैं जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है। वे सर्वाधिक तरल प्रतिभूतियाँ होती हैं। इनका निर्गमन सरकार के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स 3 प्रकार के हो सकते हैं। ऑन टैप बिल्स 1 अप्रैल 1997 से बंद कर दिया गया है। नीलामी ट्रेजरी बिल्स अप्रैल 1992 से प्रारंभ किए गए। इस समय RBI ने 91 तथा 365 दिन की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करता है। इसकी न्यूनतम राशि 25,000 रुपये तथा इसी के गुणक में होती है। एड हॉक ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? भारत में 1955 से प्रारंभ एड हॉक ट्रेजरी बिल्स को हीनार प्रबंधन के अस्त्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। 180 दिनों के लिए जारी किया जाता है। इसे वर्ष 1997 से 98 में बंद कर दिया गया है। बात करते हैं निम्न में से कौन सी तकनीकी निजीकरण को व्यक्त करती है? निजी शेयर की बिक्री, सरकारी वित्त की बिक्री। कौन सी करती है? बोथ, एक एवं दो, दोनों। निजीकरण से आशय सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों एवं स्वामित्व के प्रबंधन नियंत्रण के निजी क्षेत्रों से है। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र में 2 प्रकार की परिवर्तन करती हैं। सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व तथा प्रबंधन बाहर होना, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेचा जाना। तो मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको आपके सामने लाया गया। कल इसके आगे से हम लोग जुड़ेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।